Assalamualaikum and welcome to another lecture on Indian economy। आज हमारा 5th लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया इस चीज़ को समझना कि जो यहाँ पे बरतानिया का ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म जो यहाँ पे चल रहा था, तो इसका इम्पैक्ट इंडिया की इकॉनमी के ऊपर क्या रहा। तो पहला लेक्चर हमने देखा कि जनरल जो इम्पैक्ट है वो किस तरीके का था, जो बुनियादी स्टैटिस्टिक्स हैं वो हमें क्या बताते हैं। आज दूसरा लेक्चर है और इसमें हम स्टडी करेंगे कि जो कॉलोनियल पॉलिसीज़ थी, यानी कि बरतानिया की जो ब्रिटिश यहाँ पे पॉलिसीज़ थी, उनकी वजह से क्या असर पड़ा इंडिया की इकॉनमी पे। और आज हम स्पेशली फोकस करने जा रहे हैं ऑन एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर पे इसका क्या असर रहा। तो हम जानते हैं कि 1757 से लेकर 1857 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पर राज रहा, तो वो मैनेज कर रहे थे इंडिया को। और बाद में जो बरतानिया की गवर्नमेंट है उसने मैनेज करना शुरू किया, जो वहाँ की गवर्नमेंट है, तो उसके ज़रिए से इंडिया मैनेज किया गया उनकी तरफ से अप टू 1947। तो अब ये कॉलोनियलिज्म है क्या एक्चुअली, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म की। कॉलोनियलिज्म का मतलब क्या है? देखिए, कॉलोनियलिज्म का मतलब है कि जब एक पावरफुल कंट्री दूसरे कंट्री का कंट्रोल हासिल करती है, तो इट्स अ प्रैक्टिस बाय विच अ पावरफुल कंट्री कंट्रोल्स अनदर कंट्री और कंट्रीज। ठीक है, यानी कि एक कंट्री है, ये किसी और कंट्री को कंट्रोल कर रही है, और इसके साथ साथ ये फॉर एग्जाम्पल ए कंट्री बी कंट्री को कंट्रोल कर रही है, तो ए कंट्री फिर यूटिलाइजेज इट्स रिसोर्सेज टू बिकम रिचर, यानी कि ए कंट्री जो है वो बी के रिसोर्सेज को यूज करती है ताकि ए कंट्री रिच बने, वेल्दी बने। ठीक है, तो इसको हम कॉलोनियलिज्म कहते हैं। हालांकि जो रिसोर्सेज यहाँ पे है उन पे तो हक था बी के लोगों का, लेकिन वो उनसे फ़ायदा उठाते हैं ए वाली कंट्री, तो इसको हम कॉलोनियलिज्म कहते हैं। अब हम ओब्वियसली जो कॉलोनियल पॉलिसीज़ हैं वो डिफरेंट सेक्टर्स के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। अब फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री में अलग किस्म की पॉलिसीज़ इनकी थी, फॉरेन ट्रेड को ये कैसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कितना इन्होंने डेवलप किया और कितना कम डेवलप किया। और इसके साथ साथ जो इंडिया के डेमोग्राफी जो इंडिया की है, यानी कि फॉर एग्जांपल जो लॉन्जेविटी है, इसी तरह इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है या चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है, तो इन सब चीज़ों पे जो हेल्थ इंडिकेटर्स है या जो सोशल इंडिकेटर्स हैं, तो इन पे जो फॉरेन पॉलिसी जो कॉलोनियल पॉलिसीज़ हैं उनका क्या असर रहा, तो ये सब चीज़ें हमने स्टडी करनी होती हैं। तो ऑब्वियसली आज हम स्टडी करेंगे एग्रीकल्चर। इसमें हम देखेंगे इम्पोर्टेंस, रेवेन्यू सिस्टम क्या डेवलप किया बरतानिया वाले लोगों ने यहाँ पे, ईस्ट इंडिया कंपनी, और बाद में ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उन्होंने। फिर हम कॉमर्शलाइजेशन के बारे में बात करेंगे, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करेंगे, और जो यहाँ पे कहत साली का सामना करना पड़ता था लोगों को, फेमाइनस का सामना करना पड़ता था लोगों को, क्योंकि इसका ताल्लुक एग्रीकल्चर के साथ है। तो ये सब चीज़ें आज के लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली पहले हम जो है एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस पे आते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि इकॉनमी के 3 सेक्टर्स होते हैं। तो सबसे पहले जो एग्रीकल्चर सेक्टर होता है, जिसको हम प्राइमरी सेक्टर भी कहते हैं, तो ये तो जब एक ट्रेडिशनल इकॉनमी होती है उसमें इसी का ज़्यादा रोल होता है। जो इंडस्ट्री होती है या जो सर्विसेज सेक्टर होता है, तो इंडस्ट्री या सर्विसेज सेक्टर ये छोटे होते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर बड़ा होता है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी भी इसी का ज़्यादा होता है, और एम्प्लॉयमेंट भी यही प्रोवाइड करता है। ठीक है, एक ट्रेडिशनल जो इकॉनमी होती है, जैसे कि इंडिया उन दिनों में एक ट्रेडिशनल इकॉनमी थी। ठीक है, तो ऑब्वियसली अब इस एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ क्या होगा, तो वो डिटरमाइन करेगा कि जो अक्सर लोगों की कंडीशन है वो उसी से तय हो जाएगी, वो उसी से डिटरमाइन होगी, क्योंकि बेशतर लोगों का एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर पे है, और इकॉनमी का जीडीपी भी कहाँ से आता है? एग्रीकल्चर पे से आता है। और इनफैक्ट उन दिनों, आज तो अब एग्रीकल्चर के टैक्सेस कम होते हैं, लेकिन उन दिनों एग्रीकल्चर से ही टैक्सेस भी आते थे, तो इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर उन दिनों बहुत ही इम्पोर्टेंट था।
अब हम आते हैं कि जो रेवेन्यू सेटलमेंट यहाँ पे किया गया, रेवेन्यू सेटलमेंट का मतलब ये है कि अब लोगों के पास ज़मीनें थी, ओके, और जो ब्रिटिशर्स थे, चाहे वो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले थे या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट के लोग थे, तो जो इंडिया को मैनेज कर रहे थे, तो वो अब टैक्सेस कैसे कलेक्ट कर रहे थे, तो वो टैक्सेस कैसे कलेक्ट कर रहे थे, तो इसी को हम कहते हैं रेवेन्यू सेटलमेंट, यानी कि रेवेन्यू हासिल करने के कौन से तरीके इन्होंने इख्तियार किए थे। क्योंकि जैसे कि अभी मैंने कहा कि ज़्यादातर जो टैक्सेस आते थे वो एग्रीकल्चर सेक्टर से ही आते थे, ठीक है, तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर से आते थे। तो आपने यहाँ पे याद रखनी है बात कि रेवेन्यू सिस्टम्स जो यहाँ पे क्रिएट किए गए वो 3 थे। एक को हम कहते हैं ज़मींदारी सिस्टम, दूसरे को हम कहते हैं मोहल्लावारी सिस्टम, और तीसरे को हम कहते हैं रायतवारी सिस्टम। अगेन आप रिपीट करेंगे, ज़मींदारी सिस्टम, मोहल्लावारी सिस्टम एंड रायतवारी सिस्टम। तो आई होप कि आपने इनको याद रखा होगा। चलिए हम देखते हैं कि ये क्या होते हैं। तो ज़मींदारी सिस्टम का मतलब क्या है? देखिए, ये है ब्रिटिशर्स, चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी है या फिर गवर्नमेंट है वहाँ की, जो यहाँ पे अब मैनेज कर रहे थे इंडिया की इकॉनमी को, और ये है यहाँ पे फार्मर्स, ठीक है। अब इन्होंने टैक्सेस कलेक्ट करने हैं, ब्रिटिश जो है उन्होंने फार्मर से टैक्स कलेक्ट करने हैं। अब इनको ये लगा कि भाई अगर हम एक एक हर किसी फार्मर के पास जाएंगे और टैक्स कलेक्ट करेंगे तो वो एफिशिएंट नहीं होगा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ज़मींदार्स का एक सेक्शन डेवलप किया। ज़मींदार का मतलब है जिसकी ज़मीन होगी, जिसकी लैंड होगी, ठीक है। तो ज़मींदार जैसे जो टैक्स कलेक्टर्स हुआ करते हैं, ठीक है, तो समझो कि उन्हीं टैक्स कलेक्टर्स को इन्होंने, ऑफिशियल्स को इन्होंने ज़मींदार बनाया। ज़मींदार का मतलब क्या है? ज़मींदार का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि जो काश्तकारी करे, जो कल्टिवेशन करे। ज़मींदार का मतलब यहाँ पे है जिसकी ज़मीन होगी, ठीक है। तो अब ज़मीन को जो है, फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर एरिया को एक बंदे के हवाले किया गया, ज़मींदार के हवाले किया गया, और उससे कहा गया कि भाई आप इनसे टैक्स ले लो और फिर आप हमको टैक्स दे दो, ठीक है। तो इन्होंने एक इंटरमीडिएट एजेंसी को क्रिएट किया, इंटरमीडिएट पर्सन्स या एजेंसी को क्रिएट किया, जिनको हम ज़मींदार्स कहते हैं। तो ज़मींदार्स इन्होंने बनाए, उनके दरमियान ही इन्होंने ज़मीन को बांटा। अब ये ज़मींदार कलेक्ट कर रहे हैं टैक्स कहाँ से? लोगों से, जो फार्मर्स हैं, जो कल्टिवेटर्स हैं, जो काश्तकार हैं, उनसे ये टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं और दे रहे हैं किसको? ब्रिटिशर्स को दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए मसला क्या है। मसला ये है कि अब फॉर एग्जाम्पल इनको 100 यूनिट्स देने हैं ब्रिटिशर्स को। आगे जाके और भी हम बात करेंगे कि कैसे टैक्स कलेक्ट किया जाता था, काइंड में था, कैश में था। सपोजिंग कि जो ज़मींदार है इसको 100 यूनिट्स देने हैं किनको? ब्रिटिशर्स को। तो ये यहाँ से 400 यूनिट्स कलेक्ट कर रहा था, 100 तो इनको दे रहा था, तो 300 अपने पास भी रखता, तो ऐसा भी हो सकता था। अब अगर फसल कम बने तो ये तो इनको बख्शता नहीं था, अगर ये नहीं देते तो ये इनसे ज़मीन छीनता था और वो किसी और को देता था। तो इस तरह ये ज़मींदारी सिस्टम जो है ये इन्होंने यूटिलाइज़ किया, और इसके ज़रिए से ओब्वियसली जो फार्मर्स है उनका बहुत ही नुकसान हुआ, उनकी बहुत ही बड़ी परेशानी पैदा हुई। अच्छा, ये बात भी आप यहाँ पे याद रखेंगे कि इससे पहले जो बरतानिया का सिस्टम है, इससे पहले ओब्वियसली मुगल्स वगैरह थे, ठीक है। तो वहाँ पे ज़मीन जो होती थी वो काश्तकार की होती थी, वो टिलर की होती थी, जो इस पे कल्टिवेशन करता था उसी की होती थी, ठीक है। तो इसका ये समझता था कि ये मेरी अपनी ज़मीन है, लेकिन इसके बाद ये सिस्टम इन्होंने समझो कि हाईजैक कर दिया, ठीक है। तो ये ज़मींदारी सिस्टम हुआ, बीच में ज़मींदारों को इन्होंने डेवलप किया। दूसरा है मोहल्लावारी। अब मोहल्लावारी क्या है? समझो कि एक गाँव है, ठीक है, या फिर 2-3 गाँव है, तो इनका इन्होंने एक मोहल्ला बना लिया, ठीक है। अब इन्होंने तय किया कि भाई इस मोहल्ले को जो है टैक्स देना है, किसको टैक्स देना है? ब्रिटिशर्स को टैक्स देना है, ठीक है। अब ये मोहल्ले में किसी बंदे को जो है जैसे कि लंबरदार होता है या पटवारी वगैरह होता है, तो उसको कहते थे कि आप वहाँ से टैक्स कलेक्ट करेंगे और फिर वो आप हमें प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये दूसरा इन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया, तो ये दूसरा सिस्टम है। और तीसरा सिस्टम है रोयतवारी। अब रोयतवारी में क्या होता है? अब किसी जगह फॉर एग्जांपल फार्मर्स है,
बहुत सारे फार्मर्स हैं, तो एक एक करके हर फार्मर को अपना टैक्स पे करना पड़ता था ब्रिटिशर्स को, ठीक है, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को या जो बरतानिया के गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स यहाँ पे थे, तो उनको टैक्स जो है देना पड़ता था, ठीक है। अब ये रेट जो है, चाहे आप मोहल्लावारी सिस्टम ले लें या फिर रॉयतवारी सिस्टम ले लें, तो ये रेट जो तय होती थी वो ब्रिटिशर्स की तरफ से तय होती थी। तो ये 3 तरीके थे, ज़मींदारी सिस्टम, मोहल्लावारी सिस्टम एंड रॉयतवारी सिस्टम, जिनको यूटिलाइज किया ब्रिटिशर्स ने टैक्स कलेक्शन के लिए, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि भाई इनके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को हम जानेंगे, ये जो सिस्टम्स यहाँ पे डेवलप किए गए या इनकी जो इम्प्लिकेशंस है, इनका जो इम्पैक्ट रहा जो एग्रीकल्चर सेक्टर पे, वो क्या था। देखिए, पहली चीज़ जो आपने यहाँ पे याद रखनी है कि इससे पहले, यानी कि ये ब्रिटिशर्स से पहले जो टैक्स दिया जाता था, यानी कि या रेंट इसको आप कह सकते हैं, जो दी जाती थी, तो वो इस तरीके की होती थी। फॉर एग्जांपल किसी जगह फसल बनाया गया, क्रॉप था, तो फिर वो ऑफिशियल्स देखते थे कि कितना क्रॉप बना है और इसमें से फॉर एग्जांपल 20% या 30% फिर देना पड़ता था गवर्नमेंट को, ठीक है। तो ये तो पुराना तरीका था काइंड में, यानी कि जो आप क्रॉप बना रहे हैं उसी में से आपको देना था टैक्स टू द गवर्नमेंट। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है रेंट पेड ऑन लैंड नॉट एज शेयर ऑफ क्रॉप्स। यहां पे अब आपको फसल पे जो है टैक्स नहीं देना है, ठीक है, फसल पे टैक्स नहीं देना, यहां पे लैंड पे आपको टैक्स देना है। तो ये बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट थी। तो यू हैड टू पे ऑन लैंड नॉट ऑन क्रॉप, ठीक है। तो लैंड पे पहले ही आपको बताया जाता कि भाई आप इतना टैक्स देंगे, फिर आप लैंड का क्या करते क्या नहीं करते, मे बी आपको एक जो है आज़ादी थी कुछ किसी हद तक, लेकिन आपको लैंड पे टैक्स देना पड़ता। अब देखिए इसमें क्या मसला है, इससे पहले जो सिस्टम था उसमें ये पॉसिबिलिटी थी कि अगर फसल कम बन गया तो आपका जो शेयर है, जो टैक्स आपको देना पड़ता था वो भी कम देना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब आपको लैंड पे टैक्स देना है। किसी लैंड पे आपको बताया जाएगा कि भाई आपने 100 यूनिट्स पे करने हैं, तो आपने 100 यूनिट्स पे करने हैं, इर्रेस्पेक्टिव कितना आपने फसल बनाया या नहीं बनाया, या कितना बना या नहीं बना, तो उसका कोई मसला नहीं था। तो ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ ये थी कि अब जो आप रेंट पे कर रहे हैं, यानी कि जो आप टैक्स पे कर रहे हैं, वो आप कैश में देंगे, ठीक है। तो ये कैश में देना पड़ता था, अब ये काइंड में नहीं देना पड़ता। अब देखिए आपने फसल बनाया, ठीक है, तो दैट मीन्स के एक जो काश्तकार है, फार्मर जो है, जो कल्टिवेटर है, उसको ये सेल करना पड़ता था, ठीक है। आपने फसल बनाया तो उसको क्या करना पड़ता था, यू हैड टू सेल द क्रॉप। तो सेल करके पैसे लेने पड़ते थे और फिर वो पैसे बरतानिया वालों को पे करने पड़े, यानी कि गवर्नमेंट को देने पड़ते थे, ठीक है। तो ये दूसरा मसला बन गया, क्योंकि अभी जब आपकी फसल बनती है, ठीक है, उस वक्त फसल की कीमत कम होती है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको तो अब रेंट पे करना है, टैक्स पे करना है, तो आप सस्ते दाम में भी इसको बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं और फिर टैक्स पे करते हैं। तो ये दूसरा मसला इसमें था बहुत ही बड़ा। तीसरा ये था कि हाई रेट्स थे, बहुत ही ज़्यादा हाई रेट्स थे जो काश्तकारों के लिए पे करना, जो यानी कि इनजस्टिस था उनके लिए, जो जुल्म था उनके लिए। अब देखिए ये एक्सप्लॉइट होते थे, चाहे किसी भी सिस्टम की आप बात करें, ज़मींदारी सिस्टम, रॉयतवारी सिस्टम, महलावारी सिस्टम, तो इनको एक्सप्लॉइट किया जाता था। अब इनको एक ही तबका एक्सप्लॉइट नहीं करता था, इनको मनी लेंडर्स भी एक्सप्लॉइट करते थे, ज़मींदार भी एक्सप्लॉइट करता था, जो बरतानिया की गवर्नमेंट है या जो ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ पे गवर्नमेंट है वो भी इसको एक्सप्लॉइट करती थी। तो सब लोग जो है, जो बिजनेस पर्सन है वो भी इनको एक्सप्लॉइट करता था। तो जो ज़मीन जो एक्चुअली काश्तकार होता था, यानी कि जो कल्टिवेटर होता था, तो उसके ऊपर जुल्म होता था। अब और एक इसका जो इम्पैक्ट पड़ा वो था एम्पावरमेंट, यानी कि लोग गरीब होते गए, ठीक है। और इस पे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च भी किया गया है कि जो ये लोग थे जो बरतानिया के अंडर आ गए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आप बरतानिया, ए पर्सन जो है ये बरतानिया के अंडर काम कर रहा है और इसका दादा जो है फॉर एग्जांपल एल उसका नाम है, वो उससे पहले काम कर रहा था मुगलों के अंडर। तो ये जो एल है इसके पास ज़्यादा खाना अवेलेबल था इन कंपैरिजन टू ए। जो इससे पहले लोग थे वो उनके पास ज़्यादा
क्रॉप अवेलेबल हुआ करता था ए के मुकाबले में। तो ये बड़ा ही मसला बन गया, यानी कि इनके पास कम खाना पीना जो है वो अवेलेबल था, क्योंकि टैक्सेस जो है वो ज़्यादा पे करने पड़ते थे। और इसकी वजह से क्या हुआ, तो एग्रीकल्चर बैकवर्ड हो गया, क्योंकि जो फ़ायदा जो है वो किसान को तो नहीं मिलता था, वो काश्तकार को तो नहीं मिलता था, वो तो बिजनेसमैन को मिलता था, वो तो ज़मींदार को मिलता था, गवर्नमेंट को मिलता था। तो इसलिए एग्रीकल्चर कौन डेवलप करता, क्योंकि उनके पास कोई इंसेंटिव था ही नहीं एग्रीकल्चर डेवलप करने के लिए, या फिर वो इतना पैसा पीछे नहीं छोड़ते थे एक किसान के पास कि वो जो है एग्रीकल्चर को डेवलप करता। तो ये और एक मसला था। तो ये रही बात जो रेवेन्यू सिस्टम्स यहाँ पे डेवलप किए गए। तो ये पहली चीज़ है जो आज हम ने स्टडी की। दूसरी चीज़, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब ये कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब क्या है? देखिए, जब आप जो क्रॉप्स बनाते हैं, ठीक है, तो पहले तो किसान ये करते थे, वो अपने लिए बनाते थे, हाँ, सेल्फ, खुद के लिए बनाते थे। लेकिन बाद में इन्होंने मार्केट्स के लिए, अगर आप मार्केट के लिए क्रॉप्स बनाएंगे, फूड ग्रो करेंगे, तो उसको हम कहेंगे कमर्शलाइजेशन। यानी कि जब आप कमर्शियल पर्पस के लिए कोई क्रॉप प्रोड्यूस करेंगे, तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज कमर्शलाइजेशन। यानी कि आप मार्केट के लिए बना रहे हैं, खुद के लिए नहीं बना रहे हैं, तो दिस इज कमर्शलाइजेशन। अब ये शुरू कब हुई ये कमर्शलाइजेशन? तो ये इन्हीं ब्रिटिशर्स के दौर में शुरू हुई यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ चीज़ें हम समझेंगे। पहले हैं कौन कौन से क्रॉप्स हैं जिनको कमर्शियल पर्पस के लिए यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता था। इसमें हमारा कॉटन आता है, इंडिगो आता है, टी, कॉफ़ी, जूट, शुगर केन, ग्राउंड नट्स, टोबैको और रबर। तो ये सब चीज़ें हैं जिनको कमर्शियल पर्पस के लिए, मार्केट के लिए अब एक काश्तकार, एक किसान जो है वो इनको ग्रो करता था, बनाता था। अब इसके बारे में रीजंस क्या थे, क्यों ये बना रहे थे मार्केट के लिए? तो पहला रीजन, एक बहुत बड़ा रीजन था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। देखिए, बरतानिया में जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, वहाँ पे उनको क्रॉप्स की ज़रूरत थी या फिर उनको रॉ मटेरियल की ज़रूरत थी जो यहाँ पे बन रहे थे, जैसे कि कॉटन है, इंडिगो है, या ये सब चीज़ें भी है, जूट है इसमें, शुगर केन है इसमें, या रबर है इसमें। तो इनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत थी क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था। तो इसलिए इन्होंने एनकरेज किया या ज़बरदस्ती फोर्स किया लोगों को कि भाई आपने इन क्रॉप्स को ग्रो करना है जिनको आप मार्केट में बेचेंगे, ठीक है। ये एक चीज़ था। दूसरी चीज़ थी कॉलोनियल सब्जुगेशन, क्योंकि अब इंडिया तो आज़ाद नहीं था, इंडिया तो बरतानिया के तहत काम कर रहा था, कॉलोनी बनी हुई थी। इसलिए इन्होंने जो है, चूंकि ये कॉलोनी थी, इसलिए इसको मजबूर किया गया कि जो है आपने कमर्शलाइजेशन करनी है अपनी क्रॉप्स की। आपने अपने लिए नहीं बनाना है, बल्कि आपने हमारे मार्केट के लिए, हमारे रॉ मटेरियल के लिए जो ये सब चीज़ें हैं बनाना है, प्रोड्यूस करना है इनको। तीसरी चीज़ ये थी कि ये जो अब ये कमर्शलाइजेशन क्यों हुई, इसकी एक वजह ये थी कि क्योंकि जो ब्रिटिश प्लांटर्स है, ट्रेडर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो इनको तो बड़ा फ़ायदा मिल रहा था, यानी कि कमर्शलाइजेशन से। जब ये चीज़ें यहाँ से खरीदते थे, बरतानिया में इनको इस्तेमाल करते थे प्रोडक्शन प्रोसेस में वगैरह, तो इनको बड़ा फ़ायदा इनसे मिलता। इसलिए ये वो तरीके फिर ढूंढते थे कि जो यहाँ का कल्टिवेटर है इसको एक फोर्स करते थे, मजबूर करते थे ये क्रॉप्स बनाने के लिए। और एक चीज़ है कि पॉलिटिकल यूनिटी हुई इंडिया में। अब इंडिया जो है ये यूनिफाई हो गया, ठीक है ना। तो ये एक कंट्री जो है बिखरी हुई थी डिफरेंट सेक्शंस में, अब ये बरतानिया के पूरा जो है बरतानिया के अंडर आ गया। तो इसलिए उनको ये आसान हो गया कि कमर्शलाइजेशन उन्होंने की। और एक चीज़ है, मनी इकॉनमी डेवलप हुई। पहले तो बार्टर इकॉनमी का सिस्टम चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे मनी इकॉनमी आ गई, इसलिए इससे भी आसान हो गया। और फाइनली ये हुआ कि चूँकि कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन के ज़राया जो है, मीन्स जो है वो डेवलप हो गए, इसलिए कमर्शलाइजेशन भी आसान हो गई। अभी आपने कोई प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह लेना है, पहले तो ये मुश्किल था, लेकिन जब रेलवेज़ जो है वो वजूद में आ गई, या हाईवेज़ आप बना रहे हैं, या आप जो है सोफिस्टिकेटेड जो शिप्स का यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से इसको इंसेंटिव मिला। अब लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या रहा इंडिया की इकॉनमी पे? देखिए, इसका इम्पैक्ट ये रहा कि इनइक्वालिटी ज़्यादा हो गई। कुछ लोग काफ़ी अमीर हो गए और कुछ पीछे रह गए। अब जो ज़मींदार लोग थे, जिनकी बड़ी ज़मीनें थी, वो तो उनको तो फ़ायदा हो गया, जो मिडिल मैन थे उनको फ़ायदा हो गया, या जो ब्रिटिश बिजनेसमैन थे या प्लांटर्स थे तो उनको फ़ायदा हो गया। लेकिन जो यहाँ के लोग थे, जो एक्चुअल कल्टिवेटर्स थे, जो एक्चुअल किसान था,
तो उसको तो इससे नुकसान हो गया, उसको फ़ायदा नहीं हुआ इससे। दूसरी एक चीज़ जो इससे हुई वो ये थी कि चूंकि अब आप क्रैश क्रॉप्स बना रहे हैं, अब आप ये चीज़ें बना रहे हैं, तो इनमें से तो कोई स्टेपल फूड है ही नहीं, खाने की चीज़ है ही नहीं समझो। तो ये इसलिए क्या हुआ, फूड प्रोडक्शन कम हो गई और इसकी वजह से यहाँ पे बड़े फेमाइनस हो गए, यानी कि कहत हो गए, खाने की कमी ज़बरदस्त हो गई, भूखमरी हो गई यहाँ पे काफ़ी सारी जगहों पे। इसके अलावा जो यहाँ के लोग थे वो गरीब हो गए, अमीर होने के बजाय वो तो अमीर होने चाहिए थे लेकिन गरीब हो गए, क्योंकि ये जो कमर्शलाइजेशन यहाँ पे हुई, मार्केट के लिए ये क्रॉप्स बनाए गए, इनका फ़ायदा एक्चुअल किसान को नहीं होता था। अब एग्रीकल्चर डेवलप नहीं हुआ और इसकी वजह से रिवोल्ट्स भी हो गए, बड़ी बगावतें भी होंगी, जिसमें इंडिगो रिवोल्ट आप जो है स्टडी कर सकते हैं, तो एक एज एन एग्जाम्पल। तो ये मसाइल इसकी वजह से हो गए। तो आई होप कि ये चीज़ भी आपने अब समझी कि कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इसका क्या कंडीशन क्या थी और इससे क्या हुआ। अब हम आते हैं प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी पे। देखिए, आप देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे तो बस एक्सप्लॉइटेशन चल रहा है, ठीक है, चाहे आप जो कैश क्रॉप्स है या कमर्शियल क्रॉप्स है, चाहे आप उनकी बात करेंगे या ट्रेडिशनल जो आप क्रॉप्स बना रहे हैं, अब यहाँ पे टैक्सेस ज़बरदस्त लगे हुए हैं एक्स्ट्रा, तो इसलिए जो एग्रीकल्चर है वो बैकवर्ड रह गया, ठीक है, ये बैकवर्ड यहाँ पे रह गया, इसलिए प्रोडक्टिविटी जो है वो लो हो गई। अब प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है, प्रोडक्शन पर यूनिट। जैसे कि आप एक कनाल ज़मीन लेंगे तो इसमें कितनी प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्शन पर कनाल ज़मीन, एकड़ ज़मीन, तो उसको हम कहते हैं प्रोडक्टिविटी, ठीक है। अब प्रोडक्टिविटी लो है तो इसका ऑब्वियसली प्रोडक्शन भी लो होगी। तो प्रोडक्शन जब लो हो गई तो दैट मीन्स कि इंडिया में, जैसे कि मैंने एक जगह आपको बताया कि इससे पहले मसला ये था कि जो इससे पहले लोग थे उनके पास ज़्यादा खाना अवेलेबल था इन कंपैरिजन टू जो बरतानिया के अंडर अब लोग आ गए उनके पास, तो प्रोडक्शन जो है। अब दूसरा मसला तो ये भी था कि यहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो दिन ब दिन इंक्रीज़ हो रही थी, लेकिन फूड प्रोडक्शन में उतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो रहा था, तो इसलिए जो है कंडीशंस यहाँ पे ख़राब थी। अब हम फाइनल कंपोनेंट पे आते हैं एंड इट इज़ फेमाइनस। तो अगर आप देखेंगे विकिपीडिया पे, अगर आप देखेंगे तो आप देख सकेंगे वहाँ पे कि टाइम लाइन ऑफ मेजर फेमाइनस ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। तो आप बड़े होलनाक कंडीशंस पढ़ेंगे कि कितने मिलियन लोग मरे हैं इन 190 सालों में, जब से बरतानिया ने यहाँ पे जो है राज संभाला है, हुकूमत संभाली है। तो ये बहुत ही खौफनाक मंजर हमारे सामने आ जाते हैं। तो जनरली कहा जाता है कि भाई जब ईस्ट इंडिया कंपनी का दौर था, ख़ास तौर पर 1765 से 1858 तक, तो बड़े 12 फेमाइन्स आ गए, कहत सालियाँ होंगी, भूखमरी के हालात पैदा हो गए बड़े, और इसमें मिलियंस लोग जो है वो मर गए। तो ये तो लगता है मिलियंस कैसे मरे होंगे, तो लेकिन ये सच है, तारीख हमें यही बताती है, हिस्ट्री हमें यही बताती है कि मिलियंस ऑफ पीपल डाइड। तो इसके बाद क्या हुआ, इस दौर के बाद अब बरतानिया की हुकूमत आ गई। ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी का दौर था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का दौर था। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चलिए ठीक है, ये लोग तो ज़्यादा ही जालिम थे, तो इसमें फेमाइनस हो सकते हैं, ये पॉसिबल था। लेकिन इसके बाद बरतानिया हुकूमत आ गई यहाँ पर, बरतानिया की जो स्टेट है उसने यहाँ पे टेक ओवर किया। अब वो यहाँ पे राज संभाल रहे थे, वो यहाँ पे सिस्टम मैनेज कर रहे थे, लेकिन उसमें तो उससे भी ज़्यादा फिर फेमाइनस आ गए। कहते हैं कि तकरीबन 20 बड़े फेमाइनस यहाँ पे हो गए, जिसमें अगेन मिलियंस ऑफ पीपल डाइड। और 1943 आज़ादी से पहले 3-4 साल आप देखेंगे आ गया बंगाल फेमाइन, और इसके बारे में जो ऑफिशियल इसके बारे में कमीशन बैठा उन दिनों, तो उसने भी कहा कि भाई 15 लाख लोग जो है वो मर गए। लेकिन ये तो ऑफिशियल फिगर्स हैं, अनऑफिशियल फिगर्स कह रहे हैं कि भाई 30 से 40 लाख लोग जो है इस फेमाइन की वजह से, इस भूखमरी की वजह से, कहत साली की वजह से मर गए। अब देखिए प्रोडक्शन भी आपका डाउन हो रहा है, लोगों का जो परचेजिंग पावर है, खरीदने की जो ताकत है वो भी कम हो रही है, एग्रीकल्चर में भी लोग खराब हो रहे हैं,
और फिर जो इंडस्ट्रीज़ में हैं वो भी अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए जो है कुछ लोगों के पास खाना नहीं था, कुछ लोगों के पास पैसे नहीं थे, तो गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं था, वो काम नहीं कर रहे थे, तो इसलिए काफ़ी सारे लोग जो है इन फेमाइन्स की नज़र हो गए, उनको मौत जो है फेस करनी पड़ी बिकॉज ऑफ द फेमाइन्स। तो आज के इस लेक्चर में हमने ये बात समझी कि भाई इंडियन इकॉनमी पे जो बरतानिया का इम्पैक्ट है वो किस तरीके का था। आज हमारा दूसरा लेक्चर था और आज हमने एग्रीकल्चर के बारे में स्टडी किया। आने वाले लेक्चर्स में हम इंडस्ट्री और भी कुछ चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे कि उन पे जो बरतानिया का जो रोल था यहाँ पे एज कॉलोनियल स्टेट जो है, जो यहाँ पे कॉलोनियलिज्म चला रहा था, साम्राज्य निज़ाम चला रहा था, तो उसका इम्पैक्ट क्या रहा। तो आई होप कि आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल अर्नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।